नमस्कार। गणित विषय के सीखने सिखाने के कार्य में विशेषकर कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ जब हम शिक्षक काम करते हैं तो बेहद जरूरी हो जाता है कि उस विषय की प्रकृति को समझकर मैं बच्चों के साथ कार्य करूं। जी हाँ, आज का जो बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है आज के इस बातचीत का, वह है गणित विषय की प्रकृति को समझना। साथियों, गणित विषय की प्रकृति इसलिए समझना ऐसे शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मैं बच्चों के साथ कार्य करूं तो मेरा जो क्लासरूम का प्रोसेस है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उस विषय को सिखाने में बच्चों को किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, अगर मुझे प्रकृति का ज्ञान है उस विषय की, तो ये बेहद मेरे लिए भी आसान हो जाता है कि मैं कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए गणित विषय को रुचिकर बना सकूं। आज हम गणित विषय की प्रकृति के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहला बिंदु मैं चर्चा में लाना चाहता हूं गणित विषय की अमूर्तता। जी हाँ, गणित विषय अमूर्त है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 5 जो अंक है, आपने जाना है कभी कि वो 5 क्या है, वो 5 का क्या अस्तित्व है, क्या भौतिक जगत में क्या वो 5 का अस्तित्व है भी या नहीं है, 5 को क्या मैं छू सकता हूं क्या? अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं तो 5 का अस्तित्व क्या है? इसलिए ये एक किसी भी संख्या को दर्शाने वाला एक चिन्ह के रूप में गणित में हमने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन ये 5 अगर मैं संख्या के रूप में लिखना चाहूं तो शायद वो 5 लड्डू हैं, ये कंचे भी हो सकते हैं। तो इनको, ये जो चिन्ह है ये किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये मानता हूं कि ये अगर गणित विषय की अमूर्तता कक्षा 1 से ही चालू हो जाती है, ये सही बात होगी क्या ना? और अगर कक्षा 1 में ये 5 कुछ ऐसा ही है जिस हिसाब से अगर मुझे कोई शिक्षक ऐसा बता दे कि ये 4 है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कक्षा 1 में जब बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ठोस वस्तुओं से, 5 किसी ठोस वस्तुओं से उनको संख्याओं का रेफरेंस दिया जाए। बच्चों, विद्यालय में कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर के माध्यम से, कंचों के माध्यम से, उनके आसपास खेलने की वस्तुओं के माध्यम से उनकी खुद की संख्या होती है, उनको ठोस वस्तुओं से उनका परिचय दिया जाए। अदरवाइज ये जो चिन्ह होते हैं ये काफी एलियनेटेड हो जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। उस अमूर्त चिंतन तक जाने से पहले पहले हम ठोस वस्तु, चित्रों और फिर अमूर्तता की तरफ बढ़े। ये था अमूर्तता पे मेरे कुछ विचार। दूसरी बात समझते हैं गणित विषय की प्रकृति में, गणित विषय का सोपान क्रमिकता। जी हाँ, ये शब्द थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन सोपान क्रमिकता समझना बेहद जरूरी है। आपने ये महसूस किया होगा, हम सब गणित विषय या तो पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाने जा रहे होंगे, और कभी ना कभी विद्यालय में बच्चों के साथ हम कोशिश करेंगे। जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबने किए होंगे खुद की जिंदगी में और सीखे भी होंगे। अगर मैं सोपान क्रमिकता की बात करूं तो गणित विषय की एक अवधारणा आगे आने वाली अवधारणा में, जो कि व्यापक होती है, जो कि उससे बड़ी होती है, उसमें शामिल होती है। उदाहरण के तौर पे, जब आप किसी बच्चे को, हम सब अगर उसको गुणा अगर पढ़ाएं तो क्या वो गिनती या फिर जोड़ के बिना गुणा सीख पाएगा? आप सही सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर मैं प्राकृत 1 से 5 में ये प्राकृत संख्या आती है, कक्षा 6 में फिर होल नंबर्स आ जाते हैं, जिसे मैं पूर्ण संख्या बोलता हूं, जो 0 के साथ आती है। आपने देखा होगा कक्षा 6 में पूर्णांक भी आ जाते हैं, इंटीजर्स, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों आ जाती हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं कि जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो क्या ये सही होगा कि मैं सबसे पहले ये पूर्णांक समझा दूं? तो आप सही समझ रहे हैं कि सोपान क्रमिकता में जो गणित विषय की जो एक अवधारणा है वो अगली में शामिल होती है, लेकिन मैं सीधे किसी बच्चे को या तो मैं गुणा नहीं समझा सकता, उससे पहले ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो गिनती या फिर जोड़ समझ पाए। सोपान क्रमिकता के आगे अगर मैं कोशिश करूं बढ़ने की, गणित विषय का निगमनिक तर्क। जी हाँ, गणित विषय में निगमनिक तर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर निगमनिक तर्क की बात करूं कि ये ऐसा तर्क है जो कि पूर्व में स्थापित जो सत्य, जो निष्कर्ष हैं, जो नियम हैं, जो स्थापित हैं,
उनको मैं इस्तेमाल करते हुए किसी वस्तु को सिद्ध करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं आपके दैनिक जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक एक सत्य है, जो निष्कर्ष है, जो फैक्ट है, जो स्थापित है कि हर बिल्ली को दूध पीना पसंद है और हीरा एक बिल्ली का नाम है। तो इसका मतलब इन तथ्यों से मैं ये निकाल सकता हूँ कि हीरा को भी दूध पीना पसंद है। जी हाँ, यही निगमनिक तर्क का एक उदाहरण है। इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर A बराबर B है और अगर B बराबर C है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रीमाइसेस दे रखे हैं, तो मैं ये एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि C बराबर A होगा, क्योंकि ये निष्कर्ष, ये फैक्ट्स मेरे पास पहले से है। तो इसी निगमनिक तर्क को हम गणितीय चिंतन में काफी, आप ज्यामिति की बात करें, जब आप ज्योमेट्री में होते हैं तो आप इसको काफी उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है या फिर दो समकोण के बराबर होता है। तो इसको आप देखिए, जब इस ट्राइंगल के तीनों कोणों को आप एक बार तोड़कर एक स्ट्रेट लाइन में अगर जमाते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन में एकदम फिट आते हैं। उदाहरण के तौर पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 अगर ये सीधी लाइन में आ रहे हैं तो आपने देखा होगा ये पहले से स्थापित है, पूर्व में ही ये एक स्थापित फैक्ट है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा वो दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो निगमनिक तर्क हमारे दैनिक जीवन से लेकर गणितीय चिंतन में काफी उपयोगी साबित होता है। साथियों, आज हमने बात की प्रकृति के 3 मुख्य बिंदुओं पे। पहला, गणित में अमूर्तता है। गणित एक अमूर्त विषय है जिसे ठोस वस्तुओं से आप लेकर चले चित्रों के माध्यम से फिर आप अमूर्त चिंतन में जा सके। दूसरा, सोपान क्रमिकता। आप सीधे एक टॉपिक पे सीधे नहीं आ सकते, आपको जो गणित की पीछे वाली कड़ी है, अवधारणा है, उसको आपको जरूर बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तीसरा, निगमनिक तर्क, जो कि हायर क्लासेस में और दैनिक जीवन में भी काफी उपयोगी साबित होता है। आगे और भी इसी तरह के बिंदुओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।